आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसलिए कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली इज इंपॉर्टेंट। तो फैमिली मेंबर्स प्लीज सपोर्ट देम, दे नीड यू। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करें। आज का वीडियो, आज का लेक्चर उनके लिए जो अपने काम के साथ तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्क प्रिपरेशन बैलेंस की। कई लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, हमें सिर्फ लाइफ नहीं, हमें हमारी प्रिपरेशन देखनी है। और आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। बहुत सारी ऐसे डिमांड्स आ रही थी कि सर उनके बारे में बताइए। तो आज कोशिश करेंगे उनकी बात करने की जो काम और प्रिपरेशन को साथ में लेके चल रहे हैं, एक सपने को साथ में लेके चल रहे हैं, जिसमें उनके पास एक 9 to 5 का जॉब है, ऑफिस है, फिर एक फैमिली है और फिर एक प्रिपरेशन है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें बैलेंस करके हम चल रहे हैं। और बैलेंस या मैनेज होगा कैसे, हमें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये सबके लिए वैलिड है, सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात नहीं है, ये सबके लिए एक पॉइंट वैलिड है कि यूपीएससी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रिपरेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सबके लिए एक सा नहीं होता। किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एक सपना है, किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एक जरूरत है, किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट रिवेंज है, किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट समथिंग दैट दे वांट टू एक्सेल इन लाइफ। तो हर किसी की जो ज़रूरत है या हर किसी का जो शुरुआत है इस प्रिपरेशन की, खास तौर पर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बिल्कुल एक अलग जर्नी है। उनकी जर्नी बहुत अलग है उन लोगों से जो एक रेगुलर मोड में तैयारी कर रहे हैं, जनरली कॉलेज के बाद जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा, अपने काम को छोड़ा और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे और जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तैयारी में बहुत फ़र्क है। अब वो फ़र्क इसलिए ही है क्योंकि हम जब यूपीएससी की शुरुआत करते हैं, हम जब प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो एक पर्पस है वो डिफर करता है। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढना, एक ऐसी चीज जिसको आप परफेक्ट स्ट्रैटेजी कहते हो, वो होती ही नहीं। क्योंकि परफेक्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जो हर किसी पे अप्लाई कर दी जाए। परफेक्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जो बिल्कुल अनडिफीटेड हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबकी नीड अलग है, सबका रिक्वायरमेंट अलग है, सबका मोटिवेशन अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसलिए कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर आप सब्जेक्ट की बात करो, बोलो सर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जहाँ पर जो सब पे एप्लीकेबल हो, तो अगर मैं आपको हिस्ट्री के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो इकोनॉमी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। मैं पॉलिटी के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो ज्योग्राफी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जब ये इंटरनली इतना डाइवर्स है, तो यहाँ किसी एक स्ट्रैटेजी को ढूंढना या एक स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल कंप्लीटली 100% रिलाई कर देना, शायद वो एक गलत स्टेप होगा आपके लिए। आप जिन चीज़ों को सुनते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो उसको आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आपको उसको मोल्ड करना पड़ेगा। हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की जब बात करते हैं, यहाँ मेरे हिसाब से आपका मोटिवेशन, आपका रिक्वायरमेंट जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस जोन में, जो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए फैमिली। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, कोई न्यूली मैरिड होगा, आपका हस्बैंड, वाइफ, जो भी पेरेंट्स के अगर आप साथ रह रहे हैं कि हम फैमिली को भी सपोर्ट करना है और तैयारी भी करना है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, मल्टीपल मोटिवेशंस। और यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और एक बात, अगर ये हिस्सा, ये वीडियो आप अपनी फैमिलीज को भी दिखाएंगे तो इट वुड बी ग्रेट फॉर देम।
सबसे पहले कम्युनिकेशन अपने घर में अच्छा करिए, अपनी फैमिली को बताइए, अपने स्पाउस को बताइए भैया हम तैयारी कर रहे हैं और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको हमें कुछ चीज़ों से आज़ादी देनी होगी, क्योंकि हम जिस मकसद पे एम कर रहे हैं, हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन शायद हमें भारी पड़ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है कि आप जहाँ रह रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको एक बार कम्युनिकेट करिए कि हमें आप समझिए इस चीज़ को कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप अपने लिए आपने अपने आप को टाइम देना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने अपने आप को टाइम देना है। आपने सोचा होगा ना जॉब चल रही 2 साल तैयारी कर लेते हैं, 3 साल तैयारी कर लेते हैं, वो टाइम एक बार अपनी फैमिली के साथ भी कम्युनिकेट करिए, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट सिर्फ वो नहीं है जो साथ में रह रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट वो भी है। आप में से बहुत ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो शायद अकेले रह रहे होंगे, 9 to 5 का जॉब करते हैं, उसके बाद ऑफिस से घर आते हैं और फिर ज़िंदगी जो है दिन भर की कश्मकश के बाद जब आप हार थक जाते हैं, थकान हो जाती है, और उसके बाद आपके अंदर एक जज्बा आता है, आपके अंदर एक जुनून आता है कि नहीं अब पढ़ना है। आप ये मानिए कि आपने पहला अपना बैटल वहाँ पर जीता है। जब आप दिन भर की थकान के बाद, दिन भर के ऑफिस के मेंटल स्ट्रेस के बाद जब आप किताब उठाते हैं और वहाँ पर आप कहते हैं कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट बैटल दैट यू हैव वॉन। हमेशा कहता हूँ यूपीएससी एग्जाम देना या यूपीएससी की तैयारी करना पहला ऐसा फैसला होता है जो होल हार्टेडली, पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ इंसान अपने लिए लेता है। बाकी सारे फैसलों में मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों का रोल भी होता है और दूसरों का कंट्रीब्यूशन भी होता है और दूसरों की एडवाइस भी होती है। और यहाँ पर जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये फैसला आपने अपने लिए लिया, तो अपने लिए अगर कुछ फैसला लिया है तो उसको लिव दैट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लिव दैट ड्रीम that you have seen for yourself and the decision that you have taken for yourself, that is important to take. Now is the time when you have communicated your family, then the secondary family, rishtedar, relatives, forget them. Why forget them? Because वो सबसे ज़्यादा आपको डिमीन करेंगे, वो सबसे ज़्यादा आपको कोशिश करेंगे कि ये जो है क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, तुम कहाँ काम, लोग जो है 2-2 साल 3-3 साल बगैर जॉब के तैयारी करते हैं, उनका नहीं होता, तुम तो काम करने के साथ कर रहे हो, तुम्हारा कैसे हो जाए। इस तरीके के कैरेक्टर्स से प्लीज उनसे कहिए स्टे अवे। एरोगेंट कह रहे हैं, कहने दीजिए। आप अपना पैसा कमा रहे हैं, आप अपने पैसे पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करिए। तो रिलेटिव स्टे अवे, फैमिली कम्युनिकेट, ये पहली रिक्वायरमेंट है, ये पहला जो है एक ज़रूरी एलिमेंट है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है दो चीज़ों से को समझना। आपके साथ कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब you have got something which you can say that is a blessing in disguise. We'll talk about that. So 2 things done. पहले अपने मेंटली अपने आप को फ्री करिए, मेंटली अपने आप को लिबरेट करिए कि ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि रिश्तेदार जो बोल रहे हैं बोलने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर जो भी हैं, उनको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, दे आर फुली सपोर्टिव, गुड, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। तो इस चीज़ को कम्युनिकेट ज़रूर करें। देन आप क्योंकि पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो लिबर्टीज़ नहीं है जो एक फुल टाइम प्रिपरेशन करते हुए एस्पिरेंट के साथ होती है। आपके साथ वो लिबर्टीज़ बिल्कुल नहीं। आपके लिए सबसे पहली चीज़, अब इन चीज़ों के बाद मेंटली अपने आप को सुकून में डालने के बाद, आपके पास जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको करना है, वो है टाइम मैनेजमेंट। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा हमें
एक हमारा दिन क्या है, हमें 9 to 5 का ऑफिस करना है। 9 to 5 के ऑफिस का मतलब ये नहीं होता ना कि 9 बजे ही आपका दिन शुरू होगा और 5 बजे आपका ऑफिस खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप जो है 9 बजे के ऑफिस के लिए अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आपको हो सकता है 7:30 बजे निकलना पड़े, हो सकता है आपको और पहले निकलना पड़े, और 5 बजे का जब ऑफिस छूटता है तो घर आते आते 7 बज जाए। तो अब ये टाइम मैनेजमेंट है। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें, अकेले रह रहे हैं तो मोटिव अलग है, फैमिली है, सारी चीज़ें, और उसके बाद आपके पास समय बच रहा है 4-5 घंटे। अगर आप रोज़ 6 घंटे भी लगा रहे हैं, ट्रस्ट मी, यहाँ टाइम की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कंसिस्टेंसी, दूसरी है क्वालिटी। क्वांटिटी यहाँ मैटर नहीं करेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आपने एक रूटीन बना लिया है, लाइफ को रिपीट मोड पे डालना पड़ेगा सर। उसका आप मुझसे पूछो कि सर उसका कोई रिप्लेसमेंट है, हमारी लाइफ रिपीट मोड पे लगी हुई, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, आप वीकेंड पे 2-3 वीकेंड छोड़ के एक दिन बाद छुट्टी ले लो, मत पढ़ो, दैट इज फाइन। यू नीड टू रिजुविनेट योरसेल्फ, दैट यू हैव टू डू, बट फॉर दिस ड्रीम to liberate yourself from the monotonous life that you want to do, the monotonous life that you are living, and you want to achieve this dream of becoming an IAS officer, you have to put your life on a schedule. वो रिपीट मोड है, चलने दीजिए सर। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, रेस्ट करना है, पढ़ाई करना है, सो जाना है, फिर सुबह उठना है। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और यकीन मानिए, अगर आपने इस कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, दूसरे पढ़ रहे हैं 18 घंटे, पढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम रोज पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सर ये 6 घंटे कहाँ से निकले? इससे ज़्यादा आप निकाल भी नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे कोई बोलेगा, आप अरे तुम्हारा तो 8 घंटे का ऑफिस है, तुम्हारे पास तो जो है 16 घंटे बच रहे हैं, 6 घंटे सो 10 घंटा पढ़ो। ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। दूसरे भी काम है, दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी समझनी पड़ेगी सबको। तो फॉर एग्जांपल, जिनके पास जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, दिल्ली NCR में है, मुंबई में है, या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आपका कम्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑफिस से पहले के कम्यूटेशन टाइम को यूज़ कर सकते हैं। आप आते वक्त जो टाइम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त पढ़ना पड़े, ज़रूरी ये है कि आप हर वक्त पढ़ाई के माहौल में रहें। आपको 15 मिनट भी मिल रहा है, एक छोटा सा वीडियो देख लो, एक छोटा सा पॉडकास्ट सुन लो। आपको अगर आधा घंटा मिला है तो एक आर्टिकल पढ़ लो, हो जाएगा। देखो, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑफिस एटमॉस्फेयर, आपका वर्क कल्चर जो है आपको मैच्योर वैसे ही बना रहा है। ऑफिस के ब्रेक में आप पढ़ सकते हैं, वो टाइम मिलेगा एक साथ नहीं, लेकिन आपको उस टाइम को धीरे 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 करके चुराना पड़ेगा। आपको उस टाइम को चुराना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ पे वो जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप उसको फुलफिल कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि मैं 6 घंटा काम करूं, 4 घंटा रेस्ट करूं, फिर 6 घंटा जो है फिर पढ़ाई कर लूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। इतनी मेंटल स्ट्रेंथ ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है, इतनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं होती कि आप 12 घंटे कंटिन्यूसली किताबों में, लैपटॉप पे, सिस्टम पे, क्योंकि आप 8 घंटे काम भी तो कर रहे हैं ना। 8 घंटे वो काम करेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 10 घंटे बच रहे हैं। ये एक बड़ा ना एब्सर्ड सा मुझे प्रोपोजिशन लगता है कि यार ये कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। जिनकी फैमिली है उनसे पूछिए, और वो लोग समझेंगे that when you go home your child is running to you, you have to give time to them as well। ऐसा ना हो कि एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में जो है, जो अभी की ज़िंदगी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ये भी मत करिएगा, या नेवर सजेस्ट दिस। सो व्हाट यू डू, आई से कि आपको पढ़ने की हर वक्त, हाँ, शाम में 3-4 घंटे आपको निकालने हैं। 4 घंटे भी आप सेटिंग ले रहे हैं और 2 घंटे आप पूरे दिन में कहीं से भी निकाल रहे हैं, दैट इज़ वे मोर देन इनफ। बट व्हेन, जब इसमें आप क्वालिटी की चीज़ पढ़ रहे हो, यहाँ पर आप डोंट रीड द जंक, यहाँ पर आप क्वालिटी की चीज़ पढ़ रहे हो और यहाँ पर आप कंसिस्टेंट हैं। तो पहली चीज़ हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हमें मेंटली और इमोशनली अपने आप को लिबरेट करना है, कि ये फैमिली प्रेशर और ये सारी चीज़ें। तो पहले कम्युनिकेट करिए, और फिर मैं उन सारे पेरेंट्स से, उन सारे फैमिली मेम्बर्स से कहूँगा जो देख रहे हैं इसमें, और जो वर्किंग प्रोफेशनल देख रहे हैं, बुलाइए अपनी फैमिली को, बैठाइए यहाँ पे, इसकी सुनिए, इनका सपोर्ट करिए।
इन्होंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को इनके साथ बिल्कुल इनके साथ उस ख्वाब को जीना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं देखा, इन्होंने ये ख्वाब आपके लिए देखा। इंसान अच्छी मेहनत सिर्फ इसीलिए करता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फैमिली। जो बच्चे जो भी इस वक्त तैयारी कर रहा है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी भी तरीके की कंडीशन में है, वो इसलिए तैयारी कर रहा है ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली को प्राउड फील करा सके और अपनी फ्यूचर फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे सके। और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ ये मोटिव है कि फैमिली इज इंपॉर्टेंट। तो फैमिली मेंबर्स प्लीज सपोर्ट देम, दे नीड यू। उनके ऊपर से छोटी छोटी जिम्मेदारियां हटा दीजिए। धनिया लाना है, दूध लाना है, ब्रेड लाना है, ये जिम्मेदारियों से आजाद कर दीजिए। दे आर डूइंग बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे जाके ये लोग काम कर रहे हैं। ये पहले अपना ऑफिस करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को देख रहे हैं, और उसके बाद ये आपको और एक बेहतर ज़िंदगी, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट देम, दे नीड यू। पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से मत कहिए कि अभी तक इतना बड़ा हो गया कमा के नहीं दिया। अरे वो जिस दिन कमा के देगा, या वो जिस दिन आपका नाम करेगा ना, आप उस फीलिंग को अभी नहीं फील कर पाएंगे, आप उस एहसास को अभी नहीं महसूस कर पाएंगे। दिन आपके ज़िले में, आपके अखबार में, आपके यहाँ के लोकल अखबार में, देश के अखबार में आपके बच्चे का नाम आएगा कि इसने IAS का एग्ज़ाम टॉप किया है। उस फीलिंग के लिए, उस एक मोमेंट के लिए ये कितना मेहनत कर रहे हैं आपको एहसास नहीं। सपोर्ट देम, डोंट बर्डन देम। उनको उनके ऊपर बोझ मत डालिए इन चीज़ों का, जो कमा नहीं रहा है, अभी तक ये कर रहा है। जब अच्छी नौकरी है तो क्या ज़रूरत है करने की? इन सारी चीज़ों से इनको आज़ाद कर दीजिए। आप देखिए, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको देखिएगा, जिस दिन ये कामयाब होंगे ना, आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। और शायद सबसे पहले ये आप ही को बताएंगे कि देखो हमने क्या किया। तो उस खुशी के लिए, उस एक कामयाबी के लम्हे के लिए इनका सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके लिए कर रहे हैं। और जो रिलेटिव्स, देखो बोझ पत्थर होता है। ये जो दूसरों की दुनिया की बातें हैं ना, ये बातें जो हैं, ये उन पत्थरों के बोझ की तरह है। पत्थर कमर से ऊपर कंधे पे रखोगे तो तोड़ देगा, लेकिन उन बातों को, उन चीज़ों को, उन तंजों को, उन कमेंट्स को अगर आप अपने कदमों के नीचे रख दोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। याद रखना, ये जो सो कॉल्ड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो आपके ऊपर बर्डन बनाते हैं, वो पत्थरों की तरह, पत्थर मार रहे हैं ना, पत्थरों को पीठ पे मत ला दो, तकलीफ होगी, चल भी नहीं पाओगे। उन पत्थरों को जमा करो और उनके ऊपर खड़े हो जाओ, तुम्हारा कद ऊपर हो जाएगा। हमेशा याद रखो। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं, आते रहेंगे। जैसे ही आएंगे उनके ऊपर कदम रखो और ऊपर चढ़ो, अपना कद ऊपर करो, अपना कद इतना ऊपर कर लो कि जो तुमको नहीं समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर सवाल किया, वो तुम इतना अपना कद कर लो कि तुम नजर उठाने की, देखने की उनकी हिम्मत ना हो। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो टाइम मैनेजमेंट, तो हमें ज़रूरत है इन सपोर्ट के अलावा हमें ज़रूरत है अच्छे टाइम मैनेजमेंट की, हमें ज़रूरत है एक अच्छे टाइम यूटिलाइजेशन की। यहाँ मैनेजमेंट की बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट तो 50-60 के ज़माना बातें करे जा रहे हैं, करने दो। हमें ज़रूरत है अच्छे टाइम यूटिलाइजेशन की। मेट्रो में आधा घंटा मिल रहा है, पढ़ लो। अगर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कान में जो है हेडफोन लगाया, बढ़िया से जो है पॉडकास्ट सुन लिया, न्यूज़ सुन लिया, कुछ भी देख लिया। अपने आप को इन्फॉर्म रखो, अपने आप को कॉन्टिन्यूसली एहसास दिलाते रहो कि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना है। इस जोन से कभी बाहर नहीं आना है। मैं ये नहीं कहूँगा 24 घंटे पढ़ो, लेकिन 24 घंटे इस फिक्र में रहो कि यार तुमने एक सपना देखा और तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। ऑफिस में थोड़ा सा वर्कलोड कम है, ऑफ मिला हुआ है, आपका लंच ब्रेक है, आपका लंच ब्रेक आधे घंटे का, आप उसे 15 मिनट अपना फूड खत्म करिए। 15 मिनट टेक अ पावर नैप यार, इंपॉर्टेंट है। आपको रिफ्रेश भी तो होना है ना, ये नहीं पता चला जो है कि दिन भर के काम के बाद घर जाके सो गए, हिम्मत ही नहीं बची। तो ये टाइम यूटिलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी
नींद नहीं लेंगे तो आपको रिटेंशन नहीं होगा इतने काम के बाद. So you need to do this. Then most important thing. So this is one thing. Then जब हम कंटेंट की बात करने के आते हैं, जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो डिफाइन योर रिसोर्सेज. वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन योर रिसोर्सेज. आपको सबसे पहले जो भी कंसर्न बुक लिस्ट है, जो भी कंसर्न रिसोर्सेज है जहां से आप पढ़ने वाले हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसे लिमिटेड रखना है. आप उसे जितना लिमिटेड और जितना अच्छा रखेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा. और जब एक बार आपने अपने रिसोर्सेज को डिफाइन कर लिया है, अब उससे आपको डेविएट नहीं होना. आपके पास टाइम ही नहीं कि आप उसके ज़्यादा कुछ पढ़ पाओ. तो तैयारी शुरू करने से पहले अपने रिसोर्सेज, ये नहीं अखबार पढ़ रहे हैं सर, मैं कहूँगा इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स में टीम लगी होती है, महीने भर मेहनत करती है, करंट अफेयर का क्रक्स निकाल के देने, बस पढ़ लीजिए सर, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी मेहनत कोई और कर रहा है. ऑल दोज मैगजीन्स, ऑल दोज टीम्स ऑफ इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली वर्किंग कि हम आपको एक करंट अफेयर मैगजीन निकाल के दें महीने की, कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है अखबार पढ़ने का, मत पढ़िए, कीप इट असाइड. इन्फॉर्म रहिए. 15 मिनट की ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ है ना, वो बहुत अच्छी है और बहुत सफिशिएंट है अपने आप को डेली अपडेट रखने के लिए. इंपॉर्टेंट है. ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, हर घंटे पे आती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, रीजनल लैंग्वेज सब में आ रही है. 15 मिनट में आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. और उसके बाद महीने भर तो न्यूज़पेपर पढ़ें सर, उससे फिर नोट्स बनाएं, नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार एडिटोरियल पलट के देखा, जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ लिया. जो नोट्स हैं, जो न्यूज़पेपर की नोट्स मत बनाइए, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर एक्चुअली एनीवन. न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि अपनी लैंग्वेज अच्छी कर सकें, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन को बेहतर कर सके, मल्टीपल चीज़ों को अच्छा कर सके. इन्फॉर्म करने के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ मैगजीन आ रही है सर, कोई और मेहनत कर रहा है आपके लिए, उसको यूटिलाइज करिए, उस पर काम करिए. ठीक है. अब अपने रिसोर्सेज को जब आपने डिफाइन कर लिया है, तो अब आपको डेविएट होने की जरूरत नहीं. अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब कोई भी नई किताब आती रहे, कोई भी कुछ कहता रहे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस पॉइंट से डेविएट हों. हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन चीज़ों से डिफ़र करें जो हमने पहले तय कर ली है. मैंने तय कर लिया है मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेन से जाना है, तो मुझे ट्रेन से ही जाना है. मैं बीच में ये नहीं कहूँगा कि ठीक है चलो बीच में एक स्टेशन आ गया, उतर जाते हैं, यहाँ से पॉइंट बी से पहले तक जो है फ्लाइट से चले जाएंगे, फिर वहाँ से बस से चले जाएंगे. नहीं करना है ये. एक बार जब ट्रेन का टिकट कटा लिए हो तो ट्रेन में बैठ जाओ, पहुँचाएगी बिल्कुल वही ट्रेन मंजिल पर पहुँचाएगी, कंफर्ट के साथ पहुँचाएगी. और ये जो आप बीच में करते हो ना, चलो पहले तय कर लिया कि ABC बुक से पढ़ना है, फिर DEF आ गई, चलो आधी वो पढ़ी, फिर आधी वो पढ़ी, ना ये समझ में आई ना वो समझ में. आपके पास, वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास इतना समय नहीं है कि आप इन चीज़ों को यानी कि ये मल्टीपल रीडिंग ऑफ बुक्स, आपके पास समय इतना है, आप 2 बार किताब पढ़ लीजिए, आप NCERT की किताब 3 बार पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ फॉर यू. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू रादर देन रीडिंग 3 न्यू बुक्स. अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो फर्स्ट डिफाइन योर रिसोर्सेज, अपने एसेट्स को, अपनी चीज़ों को फाइनलाइज करिए और अब उन पे भरोसा करिए. बिल्कुल करिए. वो भरोसा ही है जो आपको जिताएगा, और यही वो सेट ऑफ बुक्स हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, यही वो सेट ऑफ रिसोर्सेज है जो आपको कामयाबी दिलाएंगे. तो पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी फैमिली पे भरोसा करना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हटाना पड़ेगा, और फिर अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना पड़ेगा और उन रिसोर्सेज पे भरोसा करना पड़ेगा. कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कहेगा कि अरे वो नई किताब आई है उसको पढ़ लेते तो अच्छा था, बोलना कोई बात नहीं. हमें 100%, जब सिलेबस ही 100% नहीं है, जब सिचुएशन सबकी एक जैसी नहीं है, जब सिचुएशन हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, तो कैसे सबके रिसोर्सेज और सबका तरीका एक हो सकता है? परफेक्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती. इन यूपीएससी परफेक्ट स्ट्रैटेजी इज अ मिथ. और जो आपको ये बेच रहा है ना, ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है यूपीएससी के लिए, सर दे आर फूलिंग यू. अब भी कह रहा हूं, ये चीजें सुनो और फिर इसको अपने हिसाब से मोल्ड करना अपनी जिंदगी में. आप में से कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं और वो तैयारी कर रही हैं. अब वो उनसे मैं कहूँ कि पेरेंट्स से कहो, फिर वो तो गलत चीज़ है.
उनको अपने अपने फैमिली के टाइम के हिसाब से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक चीज़ों पे यही काम करें। इन चीज़ों को लीजिए और अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को मोल्ड करिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू शुड फॉलो कि ओके XYZ जगह ये कहा गया था तब तो हम यही फॉलो करेंगे, पता चला वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें जो स्ट्रैटेजी वीडियोस या जो स्ट्रैटेजी मिलती है ना, ये उनके लिए मिलती है जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स पे वो चीज़ अप्लाई नहीं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आप उस इनफाइनाइट रिसोर्सेज की तरफ जाने की सोचेंगे भी नहीं। आपको प्रिसाइज चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के बाद आप अपनी तैयारी में उसको इम्प्लीमेंट करिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। रिसोर्सेज जो रेगुलर एस्पिरेंट्स हैं, जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कभी अपने रिसोर्सेज डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज कुछ पढ़ा, कल कुछ नया मिल गया, फिर वो कर दिया। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू, डिफाइन योर रिसोर्सेज, डिफाइन योर असेट्स। ये हमारे असेट्स हैं, हम इस पर भरोसा करें। देन वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कोई पॉलिटी में अच्छा है, कोई अच्छा है, कोई इकोनॉमी में अच्छा है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कोई किसी चीज़ खराब भी हो सकता है, सिर्फ अच्छे होने की बात नहीं है, कोई किसी चीज़ खराब भी हो सकता है। आपको ज़रूरत है इस पॉइंट पर कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, गो फॉर अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर ओन। लिखो पेपर पे कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है, वीकनेस पे काम करना है, अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, हमारे लिए थ्रेट ये है। Where strength and weaknesses are internal and opportunities and threat are external. इन internal factors को एनालाइज करिए, लिखिए पेपर पे, और एक पेपर पे अपना SWOT एनालिसिस करिए और उसको लगा दीजिए जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पे, उस दीवार पे, ताकि वो हर वक्त आपको याद दिलाता रहे कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। कई बार होता है कि अरे चलो अभी हम वो पढ़ लेते हैं जो हमें आता है। जब आपको वो चीज़ आती है, जब आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो उसको आप पहले मत करिए। पहले आप उन चीज़ों पे समय लगाइए, पहले आप उन चीज़ों पे समय लगाइए जिस पे आप कमांड नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझ। कई बार होता है वो वर्किंग है, रेगुलर कोचिंग तो जा नहीं रहे हैं, रेगुलर मेंटरशिप नहीं मिल रही है, रेगुलर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या होता है, जो आ रहा है उसी पे काम करते रहता है। अरे जो नहीं आ रहा है उस पे काम करो। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड गिव टाइम टू योरसेल्फ। आप खुद को टाइम नहीं दोगे, नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम देना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और आप ऐसा नहीं करेंगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिर आपके दिमाग में बन जाएगी खिचड़ी ऑफिस की और प्रिपरेशन की, वो हमें नहीं बनाना। तो डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर ओन सेल्फ। स्वॉट एनालिसिस करिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट को आइडेंटिफाई करिए और उसको लिखिए, लगा दीजिए वहां पर जहां पे आप पढ़ रहे हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो डोंट फॉल कि जो इजी है चलो आओ वो पढ़ लेते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो वंस यू हैव मेड द प्लान, वंस यू हैव done the SWOT analysis, you have all your resources defined, now you have to make a plan, and प्लान बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। आपकी समझिए कि सबसे पहले आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। आपको ये नहीं करना है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में है, ये प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स है, नहीं। आपको उन सब्जेक्ट्स को पहले देखना होगा जो इंटीग्रेटेड है, यानी कि जो प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, जो मेंस, पहले आप उन चीज़ों को करिए। ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऑप्शनल आपको बहुत आगे ले जा सकता है और गलत ऑप्शनल आपको एक्चुअली अच्छा जीएस होने के बावजूद भी पीछे धकेल सकता है। तो ऑप्शनल को बहुत केयरफुली चूज करिएगा। देयर आर वेरियस ऑन PW UPSC प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने बताया है कि ऑप्शनल को कैसे चूज करना है। उसके बाद आप लेट्स से यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। आपके और एक रेगुलर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो बंदा जो रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहा है और आप में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पढ़ना दोनों को एक ही चीज़ है। आपके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक बैकअप है, बहुत ज़रूरी है। जो रेगुलर एस्पिरेंट्स होते हैं, कहता हूँ कि यू नीड अ बैकअप एंड यू शुड हैव इट। तो यू हैव अ बैकअप, गिरने का डर नहीं है। और दूसरी चीज़,
आपको भी वही बेसिक चीज़ें पढ़नी है जो आपको पढ़नी है, लेकिन क्योंकि आपके पास समय का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है, समय आपके पास कम है, टाइम आपके पास कम है, तो आप उसको ज़्यादा डेविएट नहीं हो। आपके पास एक्चुअली डेविएट होने का टाइम नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं, जो चीज़ें हैं सिर्फ उनको पढ़िए। याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर हर्डल जो है वो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स कैसे भी लिखें, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं हो, जहाँ मार्क्स ऐड हो रहे हैं वो है मेंस। मेंस में लिखने के लिए आपके ओपिनियन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास दूसरा एक्सपीरियंस बहुत होता है, इन द सेंस वो लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, डाइवर्स लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका एक ओपिनियन जनरेट होना शुरू हो जाता है, विच इज़ गुड फॉर देम। दैट इज़ व्हाई बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, शायद आपको अगर आप उनको सही तरीके से चैनलाइज कर लें तो वो आपको हेल्प आउट करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रीलिम्स में भी हैं, जो मेंस में भी हैं, जो दोनों जगह हैं। जैसे आपने अप्रैल के अराउंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप पहले उनको पढ़ना शुरू करें। आपको अगले साल मई में एग्ज़ाम देना है, ग्रेजुअली आप पढ़िए, और इस एक साल के अंदर पहले 6 महीने आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आप उन पे काम करिए, और फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। रैंक बिलोंग्स टू दोज हु हैव अ गुड फंडामेंटल। रैंक बिलोंग्स टू दोज हु हैव गुड फंडामेंटल्स। So, no, polish your fundamentals the best possible manner. Then what you do gradually, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एडेड एडवांटेज हैं, उसका आप यूज़ करिए। फिर लेट्स से मैं एक जनरल डेडलाइन देता हूँ कि 31 जनवरी ऑफ द ईयर इन विच यू हैव टू अपीयर। अगर आपको 2023 में अपीयर होना है तो 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023, आपको 24 में अपीयर होना है तो 31 जनवरी 2024। ये वो डेडलाइन है जब तक आपका कम से कम जो भी आपका मेंस रिलेटेड सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है प्रीलिम्स के अलावा, जो एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स है उसके अलावा, उस सारे सिलेबस का कम से कम एक रिवीजन हो जाए आपका, जिसमें आपका ऑप्शनल इंक्लूडेड है, जिसमें आपके एथिक्स का पेपर इंक्लूडेड है, IR है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस एक्सक्लूसिव है। उसके बाद आप उसे रख देंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अगला पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जब तक ये 3, साढ़े 3, 4 महीने जो भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको फोकस करना है सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर, खासतौर पे CSAT के ऊपर। अब आपको मेंस की बात नहीं करनी है, आपको मेंस के बारे में नहीं सोचना, आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए। 3 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के एंड में होता है तो हम 3.5 महीने मान लेते हैं। 3.5 महीने आप सिर्फ प्रीलिम्स की 100 दिन जी जान लगा दीजिए। वीकेंड्स भूल जाइए, ऑफिस से जितने लीव्स, और लीव एक्यूमुलेट करके रखिएगा, काम आएगी। अननेसेसरी लीव मत लीजिएगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो शायद सपोर्टिव होते हैं, तो उनसे कहिए तो ऑफिस में यू कैन हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि सर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर क्या करना है, अगले 3.5 महीने से प्रीलिम्स पे फोकस करना है। CSAT खास तौर पे CSAT इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि CSAT की वजह से लोगों का मेंस प्रीलिम्स जो है वो नहीं निकल पाता। CSAT पे खास ध्यान देने की जरूरत है। कहने को वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन बहुत सारे लोगों का वही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। GS में दे आर स्कोरिंग लाइक एनीथिंग। GS में अगर मार्क्स जुड़ रहे होते तो शायद वो टॉप 10, टॉप 20 में होते, लेकिन बिकॉज ऑफ CSAT उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। प्रीलिम्स दे दिया, प्रीलिम्स निकलेगा और श्योर निकलेगा। आपकी डिटर्मिनेशन से, आपकी तैयारी से वो प्रीलिम्स का एग्जाम निकलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस प्रीलिम्स के बाद टेक अ ब्रेक। आपका स्कोर आपको बता देगा कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और फिर वो जो हमने रिवाइज किया था जनवरी से पहले, 31 जनवरी से पहले जो चीज़ें थी उनको वापस लेके आइए। अब उनको रिवीजन शुरू करिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में और मेंस में भी मोर और लेस उतना ही ड्यूरेशन बचा है। ठीक है, 3, साढ़े 3 महीने मिलते हैं। इसमें आपको नया पढ़ने का स्कोप नहीं है। आप अपना पूरी चीज़ें रिवाइज करिए, जो करंट अफेयर्स आपको है उसको ऐड ऑन करिए। थोड़ा सा आप जो पेपर A, पेपर B है, ऐसे के पेपर हैं, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़िए, एंड देन यू गिव योर मेन। बट यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सा न्यूज़पेपर पढ़ना कंपल्शन है नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है। आपके पास टाइम है 15-20 मिनट, अंडरस्टैंड द हेडलाइंस, गेट सम गुड आर्टिकल्स। इफ आपको लगता है आर्टिकल वैल्यूएबल है उसे रख लीजिए, 2 दिन पढ़ लीजिए।
रेगुलरली अगर आप सोचिए कि आप 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। बहुत सारे ऐसे आपको मैगजीन्स हैं, PW की मैगजीन, PW में हम डेली करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट कर रहे हैं। आप उस वीडियो को, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देखा जाए, सुन भी सकते हैं, फाइन, दैट विल हेल्प यू आउट। मतलब आपको अपने दिन के 24 घंटे के हर लम्हे को यूटिलाइज करना है टुवर्ड्स योर एम। आप जो भी कर रहे हो वो उस एम की तरफ बढ़ते हुए होना चाहिए, वो उस एम की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए जो आपको अचीव करना है। तो फ्रॉम मेंटल लिबरेशन of you and your family members to talking down to time management के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल कम्यूटेशन टाइम को यूज़ करिए, ऑफिस के ब्रेक्स को यूज़ करिए। अब कम्यूटेशन टाइम को आप यू कैन टेक अ पावर नैप एज वेल इफ यू कैन। मतलब लाइक मी, व्हेन आई हैव टाइम इन मेट्रो आई एक्चुअली स्लीप इफ आई हैव गॉट द प्लेस टू सिट, and that's a good thing to do. At least I know after that I may need a cup of tea, लेकिन I'll be ready for the work again. ज़रूरी नहीं कि सर ने बोला मेट्रो में पढ़ना है तो मेट्रो में या बस में पढ़ ही रहे, नींद निकाल लो यार, वो भी ज़रूरी है। वो नहीं होगी तो रिफ्रेश नहीं होगे, आप आगे नहीं कर पाओगे काम। यूटिलाइज एवरी सेकेंड, 24 घंटे पढ़ने का मतलब नहीं कि कुछ नहीं होगा। 4 घंटे आपको एक कंसोलिडेटेड पढ़ाई करनी है, 2 घंटे आपको स्कैटर्ड मैनर में पढ़ाई करनी है, लेकिन ये रोज करनी है, इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं है। 4 घंटे आप निकाल सकते हैं, कंसोलिडेटेड 4 घंटे हो सकता है 2-2 घंटे के ब्रेक में हो, घर गए, टेक अ नैप, रेडी, हैव डिनर एंड देन सेट एंड देन ईटिंग। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुबह नहीं उठ सकते हैं। नथिंग, हाँ, कोशिश ज़रूर करिएगा कि सुबह के वक्त को आप यूटिलाइज कर सकें। अगर आपका ऑफिस 9 बजे का है तो आप कोशिश करिए कि आप 4 बजे या 5 बजे उठ 2 घंटे वहाँ पढ़ लें, तो आप रात को 2 घंटे पढ़ लेंगे, बीच का 2 घंटा आप स्कैटर्ड मैनर में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग विच वी कैन डू। लेकिन ये कहना कि वर्किंग प्रोफेशनल बेसिक क्लियर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। वर्किंग प्रोफेशनल के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, उतनी ही स्कोप है, उतना ही एम्बिट है जिसमें वो सिलेक्ट हो सकते हैं जितना एक नॉन वर्किंग। इस चीज़ को, इस मिथ को ख़त्म कर दीजिए कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है वो नहीं कर सकते। वर्किंग प्रोफेशनल्स बिल्कुल कर सकते हैं। और अगेन एंड अगेन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कम्युनिकेट विद देम अबाउट दिस। छुप छुप के तैयारी नहीं होती, छुप के गलत काम होते, छुप के तैयारी मत करिए। अपनी फैमिली को बताइए, रिलेटिव्स को बताने की जरूरत नहीं, फैमिली को बताइए। और जो आपका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उन क्रिटिसिज्म नाम के पत्थरों को अपने बोझ पे, अपने जिस्म पे लेने की ज़रूरत नहीं, अपने कंधे पे डालने की ज़रूरत नहीं, कमर टूट जाएगी, को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन पत्थरों को अपने कदमों के नीचे डालिए और अपना कद ऊपर करिए। अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करिए, अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करिए कि हमें किन किन चीज़ों से पढ़ना है, हमारे पास क्या है और हम कितना कर सकते हैं। अपने टाइम और रिसोर्स डिफाइन करिए। उसके बाद एक स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पहचानिए, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने थ्रेट को आइडेंटिफाई करिए और उनके ऊपर काम करना शुरू करिए। एंड देन यू मेक अ प्लान ऑफ द स्टडी। आपको अननेसेसरली चीज़ों में नोट्स मेकिंग और हाँ, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से रहिए कि आपको अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो, यूज स्टिकी नोट्स, यू हाईलाइट योर नोट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट दैट यू कैन, मार्क योर बुक्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट यू कैन। क्यों? ताकि कल को आपको कुछ रिवाइज करना हो तो ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप फर्स्ट फेज प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम रिविजन करना हो, जब उन चीज़ों को दोबारा ढूंढना हो, तो आपको परेशानी ना हो, आप उसको ईजिली ढूंढ सकें। वो आपका टाइम बचाएगा। ब्रेन मैप्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाइए, ताकि आपका रिवीजन आसान हो। कोशिश ये करिएगा कि आप जब मार्च अप्रैल के टाइम पर आए तो जो आपने नोट्स पहले बना रखे थे उनको आप बहुत हैंडी तरीके से रिवाइज कर सकें, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। याद रखिएगा, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना रिवाइज करेंगे, आप रिवाइज हर बार तो उतनी बड़ी बुक नहीं कर सकते ना, उसको प्रिसाइज करिए, 2 पेज में, 4 पेज में, उसमें डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, जो कर सकते हैं करिए। कोशिश ये करिए कि कोई वीकेंड क्लासेस हों, कोई लेट नाइट क्लासेस हों, आप उसे ज्वाइन करिए, आपको ग्रेजुअली आपका डायरेक्शन मेंटेन रहे। और दूसरा, टेस्ट सीरीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपका इवैल्यूएशन होता रहे। अगर आपके पास क्लासेस अटेंड करने का टाइम नहीं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ताकि आपका इवैल्यूएशन होता रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है,
लेकिन आपको एक ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है यूपीएससी में ख़ास तौर पे, जो आपको ये बताए कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा द नंबर ऑफ दैट कि क्या चीज़ें नहीं करनी इज़ वेरी ह्यूज। यू नीड समवन टू टेल, सम एक्सपीरियंस यू नीड टू टेल, कि जो आपको बता सके कि क्या नहीं करना है। दैट्स वाई ऐसे कि या तो वीकेंड क्लासेस हो सकती हैं, या लेट नाइट क्लासेस हो सकती हैं, या आपका जो है टेस्ट सीरीज हो सकती है। इन सारी चीज़ों में कम से कम आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको गाइडेंस हफ्ते में एक बार ही मिल जाए, या आपका इवैल्यूएशन होता रहे जो आपको फीडबैक सही दे सके। दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू डू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा टू स्ट्रैटेजाइज अपने हिसाब से, अपने लिए। इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ पिक मत करिएगा, इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ होल्डिंग करनी पड़ेगी, तभी जो है आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, नीड टू डू दिस। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन योरसेल्फ। देयर इज नो वन एल्स जो आपको यहाँ से डिफीट कर सकता है आपके सिवा। तो बिलीव इन योरसेल्फ। जितना आप खुद के ऊपर यकीन रखोगे उतना आसान हो जाएगा इस ज़िंदगी को जीना। एंड देन ऑफ कोर्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स अगेन, सपोर्ट दीज पीपल, जिनको आपकी ज़रूरत है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड। ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे चल के ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जहाँ वो आपको आपकी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।